सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा का यह विशेष अंक है क्योंकि आज हम एक बार फिर पूरे 1 घंटे विषय पर बात करने वाले हैं। 3 दिन के अंतराल से चर्चा कर रहे हैं। बहुत कुछ घटनाक्रम इस दौरान दुनिया में घटित हुआ। ट्रंप पुतिन की मुलाकात हुई है, बात करने की जरूरत लगती है, करेंगे आगे। लेकिन आज हम बात किस पे कर रहे हैं? हम बात इस पर कर रहे हैं कि कल रविवार था, लेकिन रविवार होते हुए भी देश के चुनाव आयोग के द्वारा एक विशेष कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसी चुनाव की घोषणा उसमें नहीं हुई। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई वो दरअसल नेता प्रतिपक्ष जो लोकसभा में है राहुल गांधी, उनके आरोपों का जवाब देने के मद्देनजर बुलाई गई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, पुराने प्रशासनिक अधिकारी है, 1988 बैच के अधिकारी रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, लंबा कार्यकाल रहा है। पहले चुनाव आयुक्त रहे जब देश में लोकसभा चुनाव हुए और अभी मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी फरवरी महीने से निभा रहे हैं। राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम कर बता रहे हैं कि चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत हो गई है, वोट चोरी की जा रही है और वोट चोरी के माध्यम से चुनाव जीते जा रहे हैं। इसके संदर्भ में अलग अलग उदाहरण राहुल गांधी समय समय पर देते रहते हैं। पर अभी हाल ही में उन्होंने एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पीपीटी मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया था, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि कैसे जो है वोटर लिस्ट के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, कैसे वोटर बढ़ा दिए जा रहे हैं, कैसे अवैध लोगों को जो है वोट देने के संदर्भ में उपलब्ध करा दिया जाता है, डिजिटल हमको जो है आंकड़े नहीं दिए जाते हैं। तमाम तब से चुनाव आयोग और भाजपा राहुल गांधी पर हमलावर है। भाजपा तो कहती है कि राहुल गांधी एक अगंभीर किस्म के नेता हैं, हवा में बात करते हैं, तथ्यहीन बात करते हैं। पर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कल जब मीडिया के साथ रूबरू हुए तो उन्होंने सिरे से राहुल गांधी के आरोपों को नकार दिया और उन्होंने कहा कि या तो वो शपथ पत्र दें या देश से माफी मांगे, वो भी 7 दिन के भीतर। इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। पर यह रास्ता है या नहीं, ये मुख्य चुनाव आयुक्त कैसे तय कर सकते हैं? ये बात हमारे जहन में आती है। राहुल गांधी अगर अपने आरोपों को लेकर संजीदा हैं तो शपथ पत्र के माध्यम से देने में संकोच क्यों कर रहे हैं, ये बात भी हमारे जहन में आती है। और राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से खड़ी है उसमें वह अपने बचाव में खड़ी है या चुनाव आयोग की ढाल बनकर, यह सवाल भी हमारे जहन में आता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश की इस संवैधानिक संस्था को लेकर चल क्या रहा है। हमारा विषय है वोट की लड़ाई महाभियोग तक आई। महाभियोग की बात इसलिए है कि अभी जस्टिस वर्मा के संदर्भ में महाभियोग की कार्रवाई विधिवत शुरू नहीं हुई है और इधर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने को लेकर विपक्ष प्रस्ताव लेकर आ रहा है, इसकी चर्चा शुरू हो गई है। संख्या बल किसी भी हालत में ऐसा दिखाई नहीं देता कि विपक्ष की कोशिश सफल हो सकती है, पर यह कोशिश होना भी अपने आप में देश के लोकतंत्र के लिए कितना सेहत बढ़ाने वाला या घटाने वाला, इस पर तो बात होनी चाहिए। तो आज हम यही बात करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ संतोष पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचारवान सांसद हैं। अभी अभी उन्हें नई जिम्मेदारी भी मिली है छत्तीसगढ़ में। किरण सिंह देव ने जो नई टीम बनाई प्रदेश अध्यक्ष ने, उन्होंने मुख्य प्रवक्ता का दायित्व संतोष पांडे जी को सौंपा है। नई भूमिका में संतोष पांडे जी पहली बार आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है उनका। हमारे साथ प्रताप भानु शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी में कुछ विचारवान नेता हैं, उनमें से प्रताप भानु जी भी हैं, पूर्व सांसद हैं। जब कभी भी ऐसे संजीदा विषय होते हैं हम प्रताप भानु जी को बहुत सम्मान के साथ याद करते हैं। हमारे साथ श्रवण जी हैं, कहने की जरूरत ही नहीं है, जब भी ऐसे विषय होते हैं तो श्रवण जी हमारी पहली पसंद होते हैं। आज भी वो हमारे साथ है। और इन सब के बीच में जब से चुनाव आयोग चर्चाओं में हमारे साथ एक शख्स लगातार चर्चा का हिस्सा रह रहा है, वो नाम डॉक्टर आलोक शुक्ला जी का है। आलोक शुक्ला जी पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो ज्ञानेश कुमार है उनसे भी सीनियर हैं। ज्ञानेश कुमार जी 88 बैच के अधिकारी हैं, आलोक जी 86 बैच के अधिकारी रहे, पर उसी चुनाव आयोग में उपचुनाव आयुक्त की भूमिका लंबे समय तक संभाले। स्वागत है आपका भी। तो आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम प्रताप भानु शर्मा जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले 3 बयानों पर दृष्टि डालेंगे। और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को ये कहना कि वो फर्जी हैं,
इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगे। भारत के विभिन्न राजनीतिक दल केंद्रीय निर्वाचन आयोग से पूछ रहे हैं, उन सवालों का उत्तर केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं दे पा रहा और अपनी जिम्मेवारी से भागने की कोशिश कर रहा है। इसमें उनको अपने चुनाव आयोग की कमजोरियां बतानी थी और विपक्ष के जायज सवालों का उत्तर देना था। उत्तर देने के बावजूद या उत्तर देने के विपरीत उन्होंने कल अपने प्रेस वार्तालाप में राजनीतिक दलों पर सवाल उठाया और एक प्रकार से राजनीतिक दलों पर आक्रमण किया। इसके पीछे की मंशा क्या है? जो यात्रा राहुल गांधी भी कर रहे हैं उसके पीछे की मंशा क्या है? इसके पीछे की मंशा केवल एक ही मात्र है और वह मंशा है किस प्रकार से घुसपैठियों को बचाया जाए, घुसपैठियों के माध्यम से किस प्रकार से चुनाव जीतना है, घुसपैठियों का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, तुष्टीकरण की राजनीति को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है। यही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करती रही है और एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से देश जानता है कि हम घुसपैठियों के साथ खड़े नहीं हैं। तो कुल मिलाकर प्रताभानु शर्मा जी क्या कहते हैं? आपका नेता हलफनामा देता नहीं तो क्या माफी मांगेगा देश से? ये सवाल जहन में आ गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया ये दो ही विकल्प हैं। कौन सा विकल्प चुनेंगे आप? माफी भी जैसे अदालत में समय समय पर राहुल गांधी मांगते रहते हैं, या शपथ पत्र अपने आरोपों की पुष्टि के लिए? देखिए डॉक्टर हिमांशु साहब, एक तो कल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं थी मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए करने की, ना कोई मुद्दा था। सवाल जो राहुल गांधी ने खड़े किए थे कर्नाटक के संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में, एसआईआर के संबंध में, एक जवाब उनका नहीं दिया। आज 7 अगस्त को किए थे, मेरे ख्याल में 10-12 दिन तो हो ही गए हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ उन्हें घटिया भाषा के द्वारा अपमानित करने के लिए थी और जो चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र में नहीं है उन बातों को कहने के लिए थी क्या? आज तक हम पूछते हैं, एक वोटर होने के नाते, एक मतदाता होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, कि भाई यदि महादेवपुरा या 65 लाख वोटर के नाम हटा दिए आपने, उस मामले में आपको जवाब देना चाहिए था। उस मामले में सत्यता क्या है? यदि हमारे आंकड़े गलत हैं, पूरे पीपीटी प्रेजेंटेशन किया, 7 फीट तक की पूरी कितनी 6 महीने की मेहनत करके जो चुनाव आयोग ने मतदाता सूची दी थी उसको इकट्ठा करके उन्होंने ग्रास रूट से नीचे लेवल से इकट्ठा किया। और यदि हम मांग रहे हैं, यदि इसमें गलत है तो आप हमें सॉफ्ट कॉपी दे दो ना। आप अपनी तो इसी की साइड से क्यों हटा रहे हो? जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि इसमें 1,05,000 7,000 मतदाता फर्जी बड़े हैं विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच में, तो ये चुनाव आयोग का। प्रताभानु जी थोड़ा बात पर आइए। चुनाव आयोग ने भी तो कहा ना कि अगर आपके आरोप सच्चे हैं, आप अपने आरोपों को लेकर संजीदा हैं और जितना बखान अभी आप कर रहे हैं कि आपके नेता और आपकी पार्टी ने कितनी मेहनत की इन आरोपों को तैयार करने में, तो शपथ पत्र देने से गुरेज क्यों है, संकोच क्यों है, हिचकिचाहट क्यों है? ये सवाल तो जहन में आता है, इसका उत्तर आपसे चाहिए। नहीं, हम इसका उत्तर भी देंगे, पर पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि चुनाव आयोग को उन मुद्दों पर सत्यता बताने पर या सही डॉक्यूमेंट या सॉफ्ट कॉपी देने से गुरेज क्यों है? और दूसरा, जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ओपी रावत, इन्होंने कहा है कि जिस धारा के अंतर्गत वो मांग रहे हैं तो उन्हें अधिकार नहीं है शपथ पत्र मांगने का। चुनाव आयोग नेता प्रतिपक्ष का कद भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के बाद दूसरा होता है और लोकतंत्र में एक बहुत जिम्मेदार पदाधिकारी के रूप में एक कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट को संभालते हैं। उन्होंने कहा, मुख्य चुनाव अधिकारी पूर्व ओपी रावत ने, कि ये धारा 3B 1960 के अंतर्गत हलफनामे की बात कर रहे हैं। ये जब मतदाता सूची में किसी को नया नाम बढ़वाना हो, कोई नाम कट गया हो, उसको अपना रिप्रेजेंटेशन देना हो, जो फॉर्म 6 और 7 है उसके अंदर प्रतिनिधित्व देना हो, उसमें ये दिया जाता है, किसी शिकायत के निवारण में नहीं। 18
18,000 शिकायतें पड़ी हैं लिखित में जो पिछले चुनाव की हैं, उनका निराकरण नहीं हुआ, उनमें कोई शपथ पत्र नहीं मांगा गया। मैंने स्वयं अपने लोकसभा के चुनाव में कम से कम 30-35 शिकायतें इनको करी हैं, सॉफ्ट कॉपी में करी हैं, हार्ड कॉपी में करी हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो मध्य प्रदेश का था उनको जाकर करी हैं। और टाइम टू टाइम जब फर्जी मतदान हमने देखा, जब हमने इनको देखा कि वायलेशन हो रहा है इनके कोड ऑफ कंडक्ट का, कोई जवाब नहीं, कोई उसका वो समाधान नहीं। चुनाव आयोग की ट्रांसपेरेंसी पे आज पूरा देश ने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। इन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया बिहार के बारे में? 65 लाख वोट क्यों काट दिए? ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमने 22 लाख मृत लोगों के काटे, 15 लाख जो शिफ्ट हो गए। अरे ठीक है, मरने वालों को काट दिए, परंतु जो जिंदा है 15 लाख उनके क्यों काट दिए? बिहार वो प्रदेश से जहां से मजदूर दूसरे प्रदेशों में जाके काम करते हैं, और जब चुनाव होता है वापस आके वोट डालते हैं, आप वो मानने तैयार नहीं। आप उनका जो वोटर आईडी कार्ड है वो मानने तैयार नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आपको उस पर विचार करना चाहिए कि आधार कार्ड जो कि प्रमाणित है, पूरे राष्ट्र में स्थापित हो चुका है, आधार कार्ड में आप सरकार बन गए। आप अपडेट नहीं, आधार कार्ड के संदर्भ में स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आधार कार्ड को नहीं मान सकते, वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, निवास के संदर्भ में उपयोग करने का है। कहानी थोड़ी आगे बह गई। आपसे तो बस एक विषय पर टिप्पणी चाहिए, फिर संतोष पांडे जी के पास चलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ये कह रहे हैं या तो माफी मांगो देश से या शपथ पत्र दो, दो ही विकल्प हैं। क्या आप कोई तीसरा विकल्प खोज पाए या आप भी इत्तेफाक रखते हैं? विकल्प तो ये दो ही हैं। ये बात कहने का कोई अधिकार, संवैधानिक अधिकार ज्ञानेश कुमार को नहीं है। और जिस तरह की कल मैंने सुना पूरा उनका जब आ रहा था लाइव प्रसारण, जिस तरह की घटिया भाषा एक राजनीति के मंच पर उन्हें लोग उपयोग करते हैं, कभी एक दूसरे को विरोधी को नीचे दिखाने, वो एक संवैधानिक संस्था है और खुद ही कह रहे हैं पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के लिए वो एक सा व्यवहार रखने वाले हैं। परंतु उनकी भाषा से, उनके स्वर से और उनकी जो बौखलाहट, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की तिनका, प्रताप अनुशाही का कहना है ये भाषा सही नहीं है। पर संतोष पांडे जी हमारे साथ में है, क्या कहते हैं संतोष पांडे जी? आप लोग कुछ कमजोर पड़ गए क्या? आप लोगों के पास वो धार नहीं रही, वो हथियार नहीं रहे, या वो योद्धा नहीं रहे, जिसके चलते मुख्य चुनाव आयुक्त को मैदान में उतरना पड़ गया? क्या कहते हो संतोष पांडे जी? आपके होते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त को मैदान में उतरना पड़ गया। परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। अभी जिस भूमिका में कांग्रेस पार्टी है, ये जब कर्नाटक में सिद्धारमैया जीत गए, जब हिमाचल में सुक्खू जीत गए, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जीत गए, झारखंड में हेमंत सोरेन जीत गए, ये सब इस्तीफा देने वाले हैं क्या स्टालिन सहित? यही चुनाव आयोग है जिन्होंने वह इलेक्शन कराया। और जिस प्रकार से 140 करोड़ जनता का ये अपमान कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को कोई अधिकार नहीं है कि आकर के उनको इस प्रकार से, और कल जो इतवार को उन्होंने किया, कैसे अधिकार नहीं है भाई? इस देश में चुनाव आयोग ही कराता है, और दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, इतने भारी जनसंख्या, इतने ज्यादा मतदाता हैं, और वहां संजीदगी के साथ जो चुनाव करा रहे हैं, जिसके विषय में पूरी दुनिया में चर्चा होती है, आप दाग लगाने के लिए चले हैं। स्वयं तो निपट नहीं सकते, भारतीय जनता पार्टी से लड़ नहीं सकते। देश में पानी उतर गया है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। कांग्रेस का पानी उतर गया है। हिमांशु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मृत्युश्चको वापयसः स्वकीयम। अपयश जो होती है, अपयश वो मृत्यु से भी बढ़कर के होती है। और ये जो है, इन्होंने क्या क्या किया आपको ध्यान है? ये वैक्सीन, कोरोना काल में वैक्सीन को बदनाम करने की कोशिश की।
इन्होंने राफेल यानी संगीन को बदनाम करने की कोशिश की, इन्होंने हिडनबर्ग पे प्रश्न उठाया, इन्होंने प्रेगासेस का मुद्दा लाया, इन्होंने शाहीन बाग में वो डुप्लीकेट दादी मां को लेकर के ये उतर गए थे। ये जवान में अग्निवीर को और पहलवान में किस प्रकार से बदनामी की इन्होंने कोशिश की। इन्होंने चौकीदार चोर कहा, माहौल बनाने की कोशिश की, फेल हो गए। देश के सारे मोदी चोर हैं कहा, ये फेल हो गए। अरे जो खानदानी चोर हैं, जीप कांड से लेकर के, मैं कॉमनवेल्थ 2G 3G कोल ये नहीं बताना चाहता, वो आज कहते हैं ये देश का अपमान है। मैं माफी के साथ संतोष जी बीच में हस्तक्षेप करूंगा। ये शब्दावली आप जैसे विद्वान के मुंह से शोभा नहीं दी। खानदानी चोर, जिस परिवार के दो दो लोग इस देश के लिए शहीद हो गए, जिस परिवार ने आजादी की लड़ाई में एक बड़ी भूमिका निभाई, उसके लिए आप ऐसी टिप्पणी करें, कम से कम आप जैसे विद्वान से तो ये अपेक्षा नहीं थी। और दूसरा, ये विषय के लिए जरूरी भी नहीं था संतोष जी, पर मैं कुछ मूलभूत विषयों पर रहता हूं। आपने कहा अपयश बड़ा बुरा है। ये कल मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो कहा, उसमें आपकी सरकार में बड़ा गंभीर सवाल खड़ा हो गया संतोष जी। वो जो एड्रेस में 00 लिखा हुआ है, उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त दलील दे रहे हैं कि देश में बहुत से लोग ऐसे हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं, पेड़ के नीचे सोते हैं, पर वो वोट डालते हैं, तो उनके लिए हम 0 नंबर इस्तेमाल करते हैं। आपने तो बताया था 2022 तक हर एक को पक्की छत नसीब होगी। 2025 है और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बता रहे हैं कि लाखों लोग बिना घर के रह रहे हैं। यह आप पर कितना तीखा प्रहार है आपकी सरकार पर संतोष पांडे जी? कितना लज्जित महसूस हुए आप इस प्रहार पर, या आपको ऐतराज है मुख्य चुनाव आयुक्त की इस टिप्पणी पर? सवाल नहीं है साहब। आज आप देखते हैं जहां हम खड़े हैं, पहले स्थिति क्या थी, कांग्रेस काल में स्थिति क्या थी, आज तो स्थिति में सुधार हुआ है। और रही बात, अभी नाम जोड़ने का क्रम चल रहा है, फाइनल सूची हुआ नहीं है, तो आप इसको कह नहीं सकते। विषय मूल ये है, चाहे वो रोहिंग्याज हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, जो दूसरे प्रदेश में चाहती है और कहते हैं कि आप हलफनामा दे दो, तो ये हलफनामा देने को भी तैयार नहीं है। संतोष पांडे जी, आप दो विषयों पर रहिए। एक तो आपने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या से इन्हें इतना प्रेम क्यों है। ये चुनाव आयोग ने डेटा दिया क्या, कितने बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के नाम काट दिए हैं? सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना पड़ा कि 65 लाख नाम जो आपने बिहार में काटे हैं, उनकी सूची को सार्वजनिक कीजिए। क्या कहते हैं आप? अगर चुनाव आयोग का काम ठीक ठाक था तो सुप्रीम कोर्ट को यह निर्देश क्यों देना पड़ा? पहला सवाल। और दूसरा बुनियादी सवाल जिस पर आपसे टिप्पणी चाहिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए, 40 लाख वोटर 6 महीने में बढ़ गए। कितने? 40 लाख। चुनाव आयोग की दलील यह है, मुख्य चुनाव आयुक्त की, कि हमने विशेष अभियान चलाया, नए वोटर जुड़े और 40 लाख जुड़ गए। पर एक कमाल देखिए, बिहार में भी विशेष अभियान चला। लोकसभा चुनाव के समय पर जो वोटर थे उसमें 65 लाख वोटर घट गए हैं। 7,93,000 से 65 लाख वोटर कम हो गए। महाराष्ट्र में 40 लाख बढ़ गए विशेष अभियान में, और बिहार में 65 लाख घटे जा रहे हैं। इस कमाल पर संतोष पांडे जी कुछ कहिए ना। मैं वही तो कह रहा हूं हिमांशु जी, आपने जो दो बिंदु में पहला बिंदु जो कहा, अभी उसमें समय है, सूची आएगी, आपको पता चल जाएगा। और कल डिटेल के साथ जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने उत्तर दिया है, माननीय हिमांशु जी, उन्होंने जो उत्तर दिया है, चाहे वो किसी भी मीडिया के हो, अन्य व्यक्ति भी जिस प्रकार से वहां भारी संख्या में मैं देख रहा था, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका उन्होंने उत्तर ना दिया हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा, और आपने जो अभी बिहार में कम की बात की, महाराष्ट्र में बढ़ने की बात की, भाई उस समय भी बीएलओ तो आपके पार्टी के रहे, क्या आपने ऑब्जेक्शन किया है उस समय? तो ऐसा नहीं है। जितने पारदर्शिता के साथ महाराष्ट्र में चुनाव, हरियाणा में चुनाव हुआ, ये आप उसका कोई सानी नहीं है साहब। संतोष पांडे जी,
दलील दे रहे हैं। जब मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन, अंतिम प्रकाशन हुआ, तब तो आपको आपत्ति नहीं हुई। जब आप चुनाव हार गए तो आपको बड़ी आपत्तियां हो रही हैं। राहुल गांधी कपड़े फाड़ के चिल्ला रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का भी यही कहना था। उस समय आपत्ति जताने का जब समय होता है तब आप सोए रहते हैं, हार गए तो चिल्लाने लगते हैं। मुझे आना है श्रवण जी के पास, लेकिन उससे पहले आना चाहूंगा मैं डॉक्टर आलोक शुक्ला जी के पास। आलोक शुक्ला जी से जानना चाहता हूं कि कल उनकी कॉलर कितनी ऊंची हो गई। जिस चुनाव आयोग में उन्होंने इतने साल बिताए थे, उसके मुख्य चुनाव आयुक्त मोर्चे पर सामने टिके, धुआंधार बल्लेबाजी किए। आपको अपना न होना कितना अखर रहा था, काश मैं भी साथ में बैठा हुआ होता। या आपको कुछ शर्मिंदगी हुई, इस संस्था में मैं काम करता था, अब ये संस्था किस तरीके से हो गई, थोड़ा रोशनी दीजिए ना आलोक जी। हिमांशु जी, मैं तो कल की जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, पूरी देखी बैठ करके, बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। और सच बता रहा हूँ मैं, और दूसरा कोई शब्द नहीं आ रहा दिमाग में, बड़ा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। और उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण ये कि कम से कम जब तक मैं वहां काम करता था, इलेक्शन कमीशन का एक तरीका ये होता था, वो हमेशा ये कहते थे, जो मैंने हमेशा सुना वहां पर, कि जीतने वाला तो हमेशा तारीफ करेगा ही, हमें खुश होना चाहिए तब जबकि हारने वाला तारीफ करे और कहे कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छा चुनाव कराया। और मैंने देखा उस समय जब चुनाव होते थे तो हारने वाला भी तारीफ करता था। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट इस बात को लेके भी हुआ कि मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय जो थे, उनकी तैयारी ठीक नहीं थी। 2-1 चीजें तो उन्होंने, अब जैसे वो अभी आपके सामने प्रताप भानु जी ने बात कही थी, और ओपी रावत साहब कह चुके हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, और भी दूसरे लोगों ने कहा है, जो नियम बताया गया है निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम के अंतर्गत, वो नियम केवल और केवल जब मतदाता सूची का निर्माण हो रहा होता है उस समय क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन करने के लिए होता है। वो नियम इस पे लागू नहीं होता। जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय ने कहा कल कि जब निर्वाचन का मतदाता सूची बन रही है तब बिना शपथ पत्र के हो सकता है, और बाद में अगर कोई करेगा तो हम शपथ पत्र लेंगे। तो ये तो उस नियम में कम से कम नहीं है। तो ये मतलब अगर कानून को नहीं जाना उन्होंने ठीक से और कानून को गलत कोट कर रहे हैं तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। इसी तरीके से उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से साफ साफ ये बात कह दी कि हमको समाजवादी पार्टी से कोई एफिडेविट नहीं मिला, हमको उड़ीसा से कोई एफिडेविट नहीं मिला। और आज समाजवादी पार्टी की तरफ से आपने देखा होगा टीवी चैनलों पे लगातार चल रहा है कि वो दिखा रहे हैं कि साहब देखिए हमने एफिडेविट दिया। तो एक चीज, या तो उनके अधिकारियों ने उनको सही ढंग से ब्रीफ नहीं किया, या जो भी कोई कारण रहा हो, लेकिन वो उनकी तैयारी में कमी नजर आ रही है। इसी तरीके से उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि हम जो सीसीटीवी फुटेज है वो 45 दिन के बाद डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और हम इसलिए नहीं देना चाहते कि वोटर की प्राइवेसी, उन्होंने माताएं बहनें भी कहा पर मैं उसकी बात नहीं कहूंगा, मैं कहूँ वोटर की प्राइवेसी खत्म हो जाती है। और बहुत लोगों ने इस बात को उठाया है कि भाई वोटर की प्राइवेसी 45 दिन तक खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं, हो 45 दिन के बाद खत्म हो जाए तब आपको चिंता है। 45 दिन के भीतर अगर कोई मांग लेगा तो आप क्या करेंगे? तब प्राइवेसी की चिंता आप नहीं करेंगे। नहीं, मैं थोड़ा इसमें रोकूंगा डॉक्टर आलोक शुक्ला साहब। ये फुटेज से वोटर की प्राइवेसी का क्या संबंध है? जो हम वोटर की प्रक्रिया देखते हैं तो उसमें तो बाकायदा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी बाहर बैठे रहते हैं, जो लगातार ये टिक करते हैं कि वो वोटर लिस्ट के अनुसार वोटर आया है कि नहीं आया है। तो किसने वोट डाला और किसने वोट नहीं डाला, ये तो लगभग हर राजनीतिक दल के पास में मतदान होने के साथ में पता रहता है कि कुल इस मतदान केंद्र पे इतने वोट डले, इतने पुरुष इतने महिलाएं, ये इन वोट डाला, इन वोट नहीं डाला। वीडियो फुटेज इससे उत्तर कोई जानकारी दे देता है क्या? नहीं। और उसके अलावा हिमांशु जी, मैं तो ये जानता हूं कि ये जो पहली बार सीसीटीवी शुरू हुआ था, जब मैं वहां था उस वक्त शुरू हुआ था, और वेब कास्टिंग करते थे हम लोग, पूरा का पूरा सीसीटीवी फुटेज रियल टाइम में निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पे दिखाया जाता था, जिसको कि सभी लोग देख सकते हैं। उसमें कौन सी प्राइवेसी खत्म हो रही है? तो ये बात भी समझ में नहीं आती। इसी तरीके से एक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोट किया, जिससे मैं बहुत सहमत नहीं। उन्होंने कमलनाथ जी का जो जजमेंट था उसको कोट किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप
मशीन रीडेबल लिस्ट देंगे तो उससे वोटर की प्राइवेसी खत्म हो जाती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मशीन रीडेबल लिस्ट मत दीजिए। सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने, वो आप देखिएगा उस जजमेंट का पैराग्राफ 24 है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन नहीं देना चाहता मशीन रीडेबल लिस्ट और कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को बाध्य किया जा सके, इसलिए हम ऐसा कोई आदेश नहीं देंगे कि मशीन रीडेबल लिस्ट दी जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि प्राइवेसी इसमें नष्ट हो रही है, उस जजमेंट में ऐसा लिखा ही नहीं, तो उसको गलत ढंग से कोट करना, ये सारी चीजें थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। और अंत में मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूं, जो थोड़ा सा मतलब मन को कष्ट होता है, सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी सही हैं या अनुराग ठाकुर जी सही हैं या कौन सही, हम कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है जिस पर पूरे देश को विश्वास होना चाहिए। आज पूरे देश में उनके विरुद्ध इतना बड़ा माहौल खड़ा हो रहा है और उनको इस बात की चिंता नहीं है कि उनके विरुद्ध माहौल खड़ा हो रहा है। सवाल ये नहीं है कि महाभियोग जो है वो स्वीकृत होगा संसद में या नहीं स्वीकृत होगा, सवाल ये है कि महाभियोग लाने की बात चल रही है। ये पहली बार इस देश के इतिहास में हुआ है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने के बारे में बड़े पैमाने पर। मैं डॉक्टर आलोक शुक्ला साहब यहाँ पे दो सवाल आपसे करना चाहता हूं, फिर श्रवण जी के पास जाऊंगा। एक तो आपने कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ माहौल पैदा हो रहा है, क्या आप इत्तेफाक नहीं रखते कि जो विपक्षी दल हैं वो चूंकि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से जीत नहीं पा रहे हैं, तब उन्होंने अपनी बंदूक की नली चुनाव आयोग की ओर घुमा दी है और उनकी जीत को चुनाव आयोग के द्वारा गिफ्ट के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप इस कोशिश को जायज मानते हैं? दूसरा, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ये सवाल उठा रहे हैं कि जब वोटर लिस्ट तैयार हुई थी, वोटर लिस्ट बनी थी, उस समय तो आपने आपत्तियां जताई नहीं, अब रिजल्ट आ गया, आप हार गए तो हाय हाय करने लगे। महाराष्ट्र के संदर्भ में 40 लाख वोटर बिना पार्टियों की जानकारी के तो नहीं बढ़े थे, प्रारंभिक प्रकाशन अंतिम प्रकाशन तो वहां भी हुआ होगा, तब आप क्यों नहीं चिल्लाए? कर्नाटक जहां के संदर्भ में राहुल गांधी चीख चीख कर बता रहे थे, वहां के मंत्री ने कह दिया हमारी सरकार रहते हुए पूरी वोटर लिस्ट बनी, यानी हम लोगों ने काम ठीक नहीं किया, तो उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया कांग्रेस ने। क्या आप नहीं मानते हैं कि विपक्षी दल, जो अपने यहां कहा जाता है ना कमर के नीचे वार, कुछ उस कोशिश में जुट गया? दो महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें हिमांशु जी। एक तो जो आपने बाद में बात कही उसका मैं पहले उत्तर देना चाहता हूं। ये बात गले से नहीं उतरती जिसमें निर्वाचन आयोग कहता है कि ये जिम्मेदारी तो राजनीतिक दलों की है कि वो बताएं कि हमारे इसमें क्या गलतियां हैं। बीएलए 2008 में निर्वाचन आयोग ने बनाया था, उसके पहले कोई बीएलए होता ही नहीं था। 2008 में, नवंबर 2008 में एक आदेश जारी जाए तो बीएलए की सारी जिम्मेदारी हो गई और निर्वाचन आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और बड़ी विचित्र बात है कि मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर 1 सितंबर तक आप गलतियां बता देंगे तो हम सुधारेंगे, उसके बाद हम सुधारेंगे भी नहीं। अरे मुख्य रूप से गलती सुधारने की जिम्मेदारी तो आयोग की है ना। मान लीजिए आप देखिए नोटा होता है और बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसमें नोटा का वोट विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा है, तो वो जो नोटा वाले हैं वो तो किसी भी राजनीतिक दल को वोट नहीं दे रहे हैं, कोई राजनीतिक दल उनके पक्ष में नहीं बोलेगा, तो क्या चुनाव आयोग भी नहीं बोलेगा? ये कहना कि निर्वाचित पॉलिटिकल पार्टीज नहीं अपना रोल अदा कर रही है इसलिए हम भी नहीं करेंगे, ये बात तो कहीं पे उतरती नहीं गले से। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि विपक्षी दल बहुत खराब है, मैं मान सकता हूं, लेकिन क्या भारत का प्रजातंत्र इससे सुदृढ़ हो रहा है जो कुछ हो रहा है? और अगर विपक्षी दल तो राजनीति कर रहे हैं, सारी दुनिया जानती है राजनीति कर, उनका काम ही राजनीति करना है, लेकिन जो एक संवैधानिक संस्था है उनको तो राजनीति से ऊपर उठकर बात करना चाहिए ना। उनको ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं थी। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं थी। आलोक शुक्ला जी अपने निष्कर्ष पर हैं। प्रदेश के प्रखर पत्रकार श्रवण गर्ग जी का नजरिया क्या है? थोड़ा मोदी सरकार से नाराजगी रहती है श्रवण जी को, ऐसा लोग मानते हैं। श्रवण जी ऐसा नहीं मानते। श्रवण जी का कहना है कि जो सही है उसे मैं सही कहता हूं, जो गलत है उसे गलत कहता हूं। तो श्रवण जी मैं इस बात पे ही भरोसा करता हूं आपके संदर्भ में, जो सही आपकी निगाह में वो सही, जो आपकी निगाह में गलत वो आपकी निगाह में गलत। तो कल जो पत्रकार वार्ता मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा ली गई, सही या गलत, जो बातें कही गई उनमें से क्या सही क्या गलत, थोड़ा आपका विश्लेषण। देखिए हिमांशु जी, आपने जितने तर्क दिए आलोक जी को,
वो सारे तर्क आपको संतोष पांडे जी को देना थे। उनके मुंह से अगर निकलते तो उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती। आपके मुंह से उन तर्कों को सुन के ऐसा लगा कि संतोष पांडे जी नहीं बोल पा रहे हैं और आप बोल रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता की तरह। क्या करूं? आलोक जी ने तथ्य तो सारे आने चाहिए ना सर। आलोक जी ने जो कुछ कहा बहुत ही विनम्रता से कहा। मैं उनको एक तो प्रणाम करना चाहता हूं और उनकी तारीफ करना चाहता हूं कि इतने इतने विनम्र भाव से अपनी बात को इतने पुख्ता तरीके से कहा और सही कहा। आपका सवाल, दो तीन सवाल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी कि नहीं? नहीं करना थी, जरूरत नहीं थी। आपने कहा कि उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने जो शुरू में क्लिपिंग दिखाई, अगर आप अपने दर्शकों को ज्ञानेश कुमार की वो क्लिपिंग फिर से दिखाएं तो वो कहेंगे कि ये कोई तानाशाह बोल रहा है, नरेंद्र मोदी बोल रहा है या अमित शाह बोल रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं बोल रहा है। वो धमकी दे रहा है कि या तो आप आरोप वापस लें या शपथ पत्र दें। वो तीसरा विकल्प नहीं कह रहा है कि उसके बाद अगर आपने नहीं दिया तो आपको फांसी पे चढ़ा दूंगा मैं। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कांग्रेस के गोगोई, बिहार के मनोज झा, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा, शिवसेना के प्रतिनिधि, आपके संजय झा, सीपीएम के प्रतिनिधि, सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन सब से वो शपथ पत्र मांगे जाने चाहिए। पांडे जी ने कहा कि सारा देश देख रहा है, सारी दुनिया देख रही है कि हमारा जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो किस तरह की जुबान बोल रहा है। मैंने टीएम सेशन के साथ बातचीत करने का मुझे मौका मिला, उनको समझने का मौका मिला। आपने संबित पात्रा की क्लिपिंग दिखाई, एक घुसपैठिए का नंबर नहीं दिया उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ने। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये नहीं बताया कितने वोटर बढ़े। महाराष्ट्र में लाखों वोटर बढ़ गए, 40 लाख वोटर बढ़ गए। बिहार में कोई वोटर नहीं बढ़ा। लोकसभा के चुनाव भी इसी चुनाव आयोग ने करवाए थे, तो मान के चलना चाहिए कि वो फर्जी चुनाव थे। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप लोकसभा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है कि किस तरह की इलेक्ट्रॉनिक रीडेबल मतदाता सूची दीजिए आप। जिन लोगों को निकाला गया है मतदाता सूची से उनके कारण बताइए आप। एक एक आदमी को बताइए कि क्यों हटाया गया है। लाखों लोग आपको पतों पर नहीं मिले, 22 लाख लोग पतों पर नहीं मिले, 20 लाख लोग पतों पर नहीं मिले। ये जो हिमांशु जी आपने जो तर्क दिए वो तो मैं जवाब दे सकता हूं, कर्नाटक का भी दे सकता हूं। महादेवपुरा और एसआईआर को लेकर जितने सवाल हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ये कह रहा है कि लाखों लोग, करोड़ों लोग सड़कों पर रहते हैं, इसलिए उनके पते पर या तो 0 लिखा है या ABCD लिखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की मट्टी पलीत कर दी मुख्य चुनाव आयुक्त ने। वो जो कह रहे हैं कि हर आदमी को घर दे दिया गया है और उज्ज्वला योजना हो गई है और शौचालय लगा दिए गए हैं, उन्होंने खटिया खड़ी कर दी।
महादेवपुरा को लेकर जितने जवाब मांगे थे राहुल गांधी ने कि एक एक पते पर कितने लोग मिले, 80 मिले, 100 मिले, डुप्लीकेट वोटर्स थे, 6 लाख वोटर्स में 1 लाख वोटर्स का हिसाब मांग रहे हैं राहुल गांधी। एक सवाल का जवाब नहीं दिया चीफ इलेक्शन कमीशन। आप क्या कह रहे हैं हिमांशु जी की सारे जवाब दे दिए उन्होंने, एक एक जवाब दे दिया। आप कह रहे हैं ये इस डिबेट में कि उन्होंने सारे कितने, आप जरा लिस्ट निकाल लीजिए किसी और डिबेट के लिए कि एसआईआर के क्या मुद्दे थे। एक महीने में 25 जून से आप एसआईआर शुरू करते हो और 1 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची पूरे। मैं आपको आपके इस चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अगर आप 1 महीने में 8 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग कर सकते हैं एसआईआर की, मैं आपको कह रहा हूं महादेवपुरा में तो 6 लाख वोटर्स हैं, वहां एसआईआर करके दिखाइए आप, आपको पता चल जाएगा कि राहुल गांधी के आरोप सही हैं कि गलत है। राहुल गांधी के सही नहीं है तो उनको फांसी पर चढ़ाना चाहिए। मैं मांग करता हूं क्रिमिनल केस उनके खिलाफ लगाना चाहिए। जिस तरह की पर मैं श्रवण जी अब मूल मुद्दे पर आता हूं, जो आपने कहा कि ये तो तानाशाह की भाषा है। उन्होंने कहा 2 ही विकल्प हैं, या तो शपथ पत्र दो या देश से माफी मांगो। थोड़ा श्रवण जी आप इस पर विस्तार दीजिए कि राहुल गांधी ना शपथ पत्र देते हैं और ना माफी मांगते हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो क्या करेगा? उन्होंने कहा 2 ही विकल्प हैं, तो उसके बाद राहुल गांधी का क्या होगा श्रवण जी? आयुक्त शपथ पत्र दे दें कि मैंने जो लिखा है कि 22 लाख लोग मर गए लोकसभा से के चुनाव और विधानसभा के बीच में, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि यह सही है आंकड़ा, वो देते हैं शपथ पत्र। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं लोकसभा का सदस्य शपथ लेकर बना हूं, और अगर शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं तो आप अदालत में चले जाइए कि शपथ पत्र नहीं दे रहा है। वो जो 7 फीट का बंडल उन्होंने खड़ा किया उसको चैलेंज कर दीजिए कि ये जो पूरे के पूरे आपने जो दिए हैं मतदाताओं के नाम ये फर्जी है, ऐसा बोल दीजिए। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर लगवाइए। और 2 विकल्प कौन देने वाले होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त? मैं आपसे पूछता हूं, ये जो ऑप्शन दिया कि या तो ये करिए या ये करिए, तो ये कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? अरे श्रवण जी, यही तो मेरा आपसे मासूम सा सवाल था, आप तो मेरे पे नाराज हुए जा रहे हैं। मेरा आपसे ये सवाल था श्रवण जी कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये कहा है और राहुल गांधी अगर ये दोनों काम नहीं करते, ना शपथ पत्र देते हैं और ना माफी मांगते हैं देश से, तो अब मुख्य चुनाव आयुक्त क्या करेंगे? उन्होंने बोला तो बड़ा गरज के 2 ही रास्ते हैं, तो आपसे समझना चाहता हूं आप क्या तजुर्बे के आधार पर, मेरी तो उतनी उम्र नहीं है जितना आपका पत्रकारिता का जीवन है, थोड़ा आप बताओ ना क्या करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त? मुख्य चुनाव आयुक्त को राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहिए, क्रिमिनल केस दायर करना चाहिए। चुनाव आयोग की मानहानि और वो जो उन्होंने कहा है कि मतदाताओं को अपमान किया है इन्होंने देश भर के, वो उसके खिलाफ जाना चाहिए। सुप्रीम को ये लोकसभा के स्पीकर से शिकायत करके उनकी सदस्यता रद्द करवाना चाहिए। उनको जो मकान मिला है वो खाली करवाना चाहिए। सारे काम कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। श्रवण जी ये बता रहे हैं। संतोष पांडे जी, श्रवण जी सुझाव की शक्ल में तमाम बातें कहे हैं, क्या उम्मीद करें उनके क्रियान्वयन को लेकर? आपकी कोई योजना चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए? मैं श्रवण जी की बात सुन रहा था और आपके साथ में श्रवण जी, गर्ग जी को मैंने और बहुत ही उनके साथ उनका सब प्रकार से मुझे समझ है। उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया, एक भी सही नहीं जवाब दिया, यह उनका कहना है। धमकी के बराबर बात की गई, ये कहना है। आदरणीय श्रवण जी, ये सब सारी चीजों को छोड़िए, आप राहुल गांधी जी को हलफनामा दिलवा दीजिए ना। आप उनको एफिडेविट उनको कहिए कि वो दे, क्यों नहीं देते? क्या संसद में ओथ ले लिए उसके बाद किसी को भी
ये देने की जरूरत नहीं, हस्ताक्षर करने की, एविडेंस की जरूरत नहीं है, सबूत देने की जरूरत नहीं है। आप कैसी बात करते हैं? अरे संतोष जी, एक बात बताओ, ये हलफनामा आपको इतना जरूरी क्यों लग रहा है? राहुल गांधी ने पब्लिक फोरम पे आरोप लगाया है, उसके वीडियो फुटेज भी उपलब्ध हैं। अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, गलत बातें कह रहे हैं, तो कानूनी कार्रवाई का विकल्प तो खुला हुआ है। दो ही स्थितियां हैं हमें जो समझ में आती है, या तो चुनाव आयोग उनके लगाए गए आरोपों को इस संदर्भ में स्पष्टता दे कि ये आरोप झूठे हैं, या चुनाव आयोग मान के बैठा है कि ये आरोप झूठे हैं तो कोर्ट में कार्रवाई करे। ये शपथ पत्र के लिए इतना जोर क्यों है? शपथ पत्र से क्या हो जाएगा? संतोष पांडे जी, आप तो स्वयं सांसद हैं, क्या हो जाएगा शपथ पत्र से? राहुल गांधी तो चीख चीख के बोल दिए ना। राहुल गांधी चीख चीख के बोले, चाहे कन्याकुमारी से वो यात्रा किए, चाहे वो सासाराम से यात्रा करे, जनता जानती है। और मैं ये कह सकता हूं कि जिस प्रकार से ये कर रहे हैं, ये केवल सत्ता के लिए है, कुर्सी में है नहीं। इसलिए रह रह करके अनेक नए नए मुद्दों के साथ, ये वही राहुल गांधी है जो ईवीएम के लिए पीछे पड़े थे, अब कम से कम ईवीएम का गला छोड़े हैं, अब वो वोट चोरी की बात कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, आपने उसको ये कह दिया माननीय हिमांशु जी, ये थोड़ा सा आप जैसे को शोभा नहीं देता। संसद भवन के अंदर गर्भगृह में मोदी चोर है करके नारे लगाएं, क्या यह उचित है? वह भी उतना ही आपत्तिजनक है। पर अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है संतोष जी, गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, तो आप जैसा विद्वान व्यक्ति भी उसी भाषा का इस्तेमाल करे। आपको सेम लगता है जायज है? आप सहमत हो उसी भाषा में बात करने के लिए? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, किंतु मैंने ऐसा नहीं कहा। और मैंने जो कहा है, चाहे वो हिडनबर्ग की बात हो, पेगासस की बात हो, पहलवान की बात हो, जवान की बात हो, वैक्सीन की बात हो, संगीन की, राफेल की बात हो, अरे सारे मुद्दे इनके फेल हो गए। ये तो घास लेट लेकर के और दिया सलाई लेकर के जो जलाने वाली बात जो कहते रहे हैं ना, आखिरी इनकी इच्छा प्रकट हो गई थी सलमान खुर्शीद में। वो बांग्लादेश में जैसे तख्ता पलट हुआ, वैसे ही भारत में भी तख्ता पलट हो जाएगा। धोखे में ना रहे कांग्रेस, राहुल, सलमान खुर्शीद, यह भारत है, यहां तख्ता पलट होने वाला नहीं है। और अभी जो आपके जो मंसूबे हैं, ये जो यात्रा करना है कर लो, यह बिहार की जनता, यह भारत की जनता आपके भ्रम में आने वाली नहीं है। अच्छा संतोष पांडे जी, एक बात का उत्तर दो। जाने दो आप राहुल गांधी को, जाने दो विपक्ष के आरोपों को, पर आप इस बात से कितने नाराज हो कि 65 लाख नाम काटे थे चुनाव आयोग को, वो सूची सार्वजनिक करनी चाहिए थी, नहीं की। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा है कि आप उसे सार्वजनिक कीजिए। आप इस बात पर चुनाव आयोग से नाराज हो कि नहीं हो, या आपकी नाराजगी सुप्रीम कोर्ट से है, उसे ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए था? किससे नाराज हो? चुनाव आयोग से नाराज है संतोष पांडे भाजपा प्रवक्ता, या सुप्रीम कोर्ट से नाराज है? कोई एक तो गलत है। हिमांशु जी, अभी किसी से नाराजगी की बात नहीं है, इसमें अभी प्रोसेस में है। बिहार का भी जो है आने वाले समय में सूची जारी करने वाले हैं, इसका उन्होंने उत्तर स्वयं दिया है। सारी चीजें पूरी ट्रांसपेरेंसी के, पारदर्शिता के साथ है, कहीं किसी प्रकार की बात नहीं है। संतोष पांडे जी ने कहा पूरी चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ है। मेरे साथ में डॉक्टर आलोक शुक्ला है संयोग से। क्या कहते हैं आलोक शुक्ला साहब? चुनाव आयोग तैयार था 65 लाख नाम सार्वजनिक करने के लिए जिनके नाम कटे, या आप मानते हैं कि इस चुनाव सूची की पारदर्शिता के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी बहुत अहम मोड़ है? क्या कहते हैं? अगर चुनाव आयोग तैयार होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट को आदेश ही क्यों देना पड़ता? तो चुनाव आयोग ने तो अंतिम समय तक इस बात के विरोध में तर्क भी दिए और इसको रोकने का पूरा प्रयास किया। एक चीज और आधार के बारे में आपने कही थी हिमांशु जी, वो थोड़ा मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो आखिरी वाला आदेश है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर किसी के नाम छूट गए हैं एसआईआर में, तो वो आधार के साथ अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आदेश दिया।
तो इसलिए जो पहले आदेश था कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वो अपने स्थान पे सही। मैं भी पहले भी आपके शो पे भी कहता रहा हूं कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन आधार पहचान का प्रमाण तो है। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए आधार दे रहा है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। तो जो आप विषयांतर होगा, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहता हूं कि जिस आधार को मान्यता नहीं दे रहा था चुनाव आयोग, क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हम माने कि वो आधार अब मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आधार रहेगा? बिहार एसआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन लोगों के नाम छूटे हुए हैं वो अगर अभी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के समय आधार के साथ अप्लाई करते हैं तो चुनाव आयोग को स्वीकार करना पड़ेगा। तो इस लिमिटेड पर्पस के लिए तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और मान्य करना ही होगा, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। तो दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है, ये कहना है डॉक्टर आलोक शुक्ला जी का। लेकिन मैं अंतिम बातचीत पर हूं और प्रताप भानु जी आपसे जानना चाहता हूं, अब क्या करेंगे राहुल गांधी और क्या करेगा विपक्ष? कह रहा है महाभियोग लाएंगे, 2/3 संख्या लगती है, आपके पास तो सामान्य बहुमत भी नहीं है, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं या देश को बेवकूफ बनाने निकल रहे हैं? देश को सच्चाई से अवगत कराना राहुल गांधी का काम है, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते। और वो यही काम कर रहे हैं कि ये वोटों की चोरी किस तरह से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में की गई है और किस तरह से मिर्ची लगी है मुख्य चुनाव आयुक्त को, ये आपने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लिया। चोरी और सीना जोड़ी, इतनी डिक्टेटरशिप वाली बात, इतना अहंकार किस बात का? तो हमारी नियुक्ति यदि सत्तारूढ़ दल ने करी है तो सबसे पहली बात है तुम्हारी नियुक्ति गलत है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आपने हटा दिया, विपक्ष के नेता को ने इसमें भाग नहीं लिया, सिर्फ सत्तारूढ़ दल के प्रधानमंत्री ने इसमें भाग लिया। तो प्रधानमंत्री की सत्तारूढ़ दल की जियोजुदी तो इनको करना ही है, यह अवैधानिक नियुक्ति है। हम तो इसको चैलेंज कर रहे हैं, आपके इसको चैलेंज कर रहे हैं। मैं आखिरी टिप्पणी श्रवण जी आपसे जानना चाहूंगा, महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी देश में संकेत देने के लिए या उसे कुछ और संजीदगी से भी ले सकते हैं? देखिए, आपने जो कहा हिमांशु जी, फिर आपने टिप्पणी की है कि ये महाभियोग पारित नहीं होगा, ये तो पूरी दुनिया को पता है। उसके लिए जो बहुमत चाहिए वो भी आपको पता है कितना चाहिए। आपको पता है कि 21 तारीख को ये सत्र खत्म हो जाएगा, इस सत्र में एडमिट भी नहीं करेंगे दोनों सदनों में, ये भी आपको पता है। महायोग की चर्चा करना और विपक्ष का संकल्प प्रकट करना, ये महाभियोग से कम नहीं है। लग गया महाभियोग, अब उसकी जरूरत नहीं है। पर यह महाभियोग मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नहीं है, इस सरकार के खिलाफ है। जो मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त अगर कुछ कर रहे हैं तो डिक्टेशन तो ऊपर से ही ले रहे हैं ना, वो अपनी मर्जी से कैसे कर रहे हैं? तो इसलिए विपक्ष को अपनी सीमाएं पता है। पर राहुल गांधी क्या करेंगे? अब राहुल गांधी तो जो कर रहे हैं वो प्रकट हो रहा है, बिहार में सड़कों पर प्रकट हो रहा है कि राहुल गांधी क्या करेंगे, वो सड़कों पर प्रकट हो रहा है। तो कुल मिला के हम इस बातचीत के निचोड़ पे पहुंचे तो कल मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने लोकतंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अगर नेता प्रतिपक्ष की बातें अवैधानिक थी, अतार्किक थी, तो बेहतर होता कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने न्यायिक रास्ता अपनाया होता। पर मुख्य चुनाव आयुक्त का सीधे ही नेता प्रतिपक्ष को ललकारा जाना एक गंभीर संकट लोकतंत्र के संदर्भ में पैदा कर रहा है। अगर संवैधानिक संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति राजनीतिक भाषा में बात करेंगे तो फिर राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग किस भाषा में बात करेंगे? और जिनके ऊपर आरोप है वही जज की भाषा बोलेंगे। आरोप चुनाव आयोग पर है और मुख्य चुनाव आयुक्त कह दे रहे हैं कि आपके पास 2 ही विकल्प हैं। तो ये तो बड़ा अजीब सी स्थिति है। इस अजीब सी स्थिति से देश उबरेगा कैसे? सुप्रीम कोर्ट समय समय पर स्वतः संज्ञान लेता है। क्या यह समय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले? हम छत्तीसगढ़ में इस समय पर स्वतः संज्ञान के हाईकोर्ट में कई कार्रवाई देखते हैं। क्या यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वतः संज्ञान में लिया जाने वाला नहीं है? क्या इसके माध्यम से कोई नजीर देश में ऐसी नहीं बननी चाहिए जिसके माध्यम से
तमाम संस्थान और व्यक्ति अपनी संवैधानिक मर्यादा के संदर्भ में सचेत होकर व्यवहार करें, ये बात निकल कर आती है। सच कौन बोल रहा है, गलत कौन बोल रहा है, इसका फैसला आने वाले वक्त में होगा। लेकिन अभी कुल मिलाकर संस्थाओं का ये टकराव कोई अच्छे संकेत नहीं देता, ये बात समझ में आती है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।